नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 7 को अपने पढ़ रहे थे राज्य सरकार। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो टॉपिक हमारे हो गए हैं वह है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आप कीजिएगा जितने भी चैप्टर हमारे हुए हैं 7 पाठों में। इस 7वां चैप्टर अपना चल रहा है, तो इसमें जितने टॉपिक हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़िएगा जो सिलेबस के अंतर्गत हैं। आपको PDF वगैरह मिल गई होंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। उन PDF के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें अपने ग्रुप सिलेबस में है सिर्फ उन्हीं को वीडियोस में नोट डाउन कीजिएगा, बाकी को स्किप करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जो है वो अभी आया है, बहुत लेट आया है, तो जिसके कारण क्या है, जो चीज़ें पहले से बन चुकी हैं उनको इरेज नहीं किया जा सकता है। तो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अपने। तो इस चैप्टर में क्या है, हमने कल पढ़ा था कि विधान परिषद के क्या क्या अधिकार रहते हैं। विधान परिषद के जो अधिकार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, कार्य या शक्तियों के बारे में पढ़ लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के शक्ति तथा कार्य की शक्तियाँ तथा कार्य। तो विधान परिषद की शक्ति तथा कार्यों के बारे में हमने पढ़ा था। तब हमें जानकारी मिली थी कि ज़्यादातर जो शक्तियां हैं या कार्य हैं उनमें क्या है, वर्चस्व जो रहता है शक्तियों का या कार्यों का, वो वर्चस्व किसके पास रहता है, विधानसभा के पास रहता है। विधानसभा जो है उसके पास ज़्यादातर शक्तियाँ निहित रहती है, ठीक है। जैसे कि धन विधेयक के मामले में या वित्तीय मामले में तो क्या है, सर्वस्व जो अधिकार रहते हैं वो विधानसभा के पास ही रहते हैं। तो क्या है, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं उसके हिसाब से क्या है, उसके पास अधिक कार्य भी रहते हैं। तो इन्हीं कार्यों तथा शक्तियों के बारे में अपने चर्चा करते हैं। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ का अध्ययन निम्न रूप से किया जा सकता है। यानी राज्य विधानमंडल को क्या बताया गया है, राज्य की व्यवस्थापिका। इसके पास क्या है, बहुत सी शक्तियाँ निहित हैं, इसको बहुत सी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो इन शक्तियों के आधार पर क्या है, अपने जो पॉइंट्स हैं अपने शक्तियों के दिए हुए या कार्यों के दिए हुए उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मिलता है अपने को वह है विधायी शक्तियाँ या कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं वह है। विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों की बात करें तो जिस प्रकार से क्या है, लोकसभा के पास अधिक अधिकार थे विधानिक रूप से, उसी प्रकार से विधानसभा के पास या विधानमंडल कह लीजिए, इसके पास अधिक अधिकार रहते हैं। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून बनाने का कानून निर्माण की शक्ति है जो राज्य सूची में हो और समवर्ती सूची में दिए गए हो। यानी जो राज्य सूची है, विधानमंडल जो है राज्य का वह है राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां हैं। ये पहले ही बता चुका हूं मैं पिछले चैप्टर में। समवर्ती सूची में निहित सभी विषयों पर
पर कानून बनाने का अधिकार। किसको है? राज्य विधानमंडल को। कि राज्य विधानमंडल जो है वह क्या कर सकता है? राज्य सूची और समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। लेकिन जिस राज्य का विधानमंडल है वह कानून उसी राज्य के लिए लागू होंगे, अन्य किसी राज्य के लिए लागू नहीं हो सकते हैं। या फिर कहने को ऐसा कह सकते हैं अपने कि जिस राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाया है, चाहे वो समवर्ती सूची के विषय पर बनाया हो और चाहे वो राज्य सूची के विषय पर बनाया हो, उनमें से जो भी कानून बनाया गया है वो उसी राज्य के लिए लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हरियाणा राज्य जो है उसका विधानमंडल क्या बनाता है? कोई कानून बनाता है तो वह राजस्थान पर लागू नहीं हो सकता, या फिर वह महाराष्ट्र या किसी भी राज्य पे लागू नहीं होगा, वह सिर्फ किस पे ही लागू होगा? हरियाणा पे ही लागू होगा। ठीक है, समवर्ती सूची का हो चाहे राज्य सूची का विषय हो, वो जो कानून बनाया जाएगा जिस राज्य के विधानमंडल में उसी राज्य के लिए लागू किया जाएगा, अन्य किसी राज्य के लिए वह नहीं होगा। ठीक है, तो यह तो फर्स्ट थिंग थी इसकी। एक चीज़ जो हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर कोई विषय है जिसको क्या है राज्य सूची से हटाकर क्या है संघीय सूची में लाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है। तो अगर राज्यसभा क्या करती है, वह लोकसभा और राज्यसभा में से जो राज्यसभा है वह क्या कर सकती है? किसी भी विषय को क्या है संघीय सूची में परिवर्तित कर सकती है, अगर वो समवर्ती सूची या राज्य सूची में है तो। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या है, उस पर कानून सिर्फ संसद बनाएगी। या फिर दूसरी स्थिति देख लीजिए, दूसरी स्थिति में क्या रहेगा कि मान लीजिए किसी राज्य ने क्या है कानून बनाया था और वो विषय को कौन सी सूची में था? समवर्ती सूची में। किसी राज्य ने ऐसे विषय पे कानून बनाया जो समवर्ती सूची में निहित था और संसद भी क्या है उसी विषय पे कानून बना रही है, और परस्पर क्या है मतभेद होने पर जो कानून लागू होगा वह संसद वाला होगा, न कि उस राज्य वाला। ठीक है बच्चों, तो लेकिन अपने बात कर रहे हैं अभी राज्य की, तो उस राज्य के लिए राज्य सूची या समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनमें से किसी पर भी क्या है राज्य विधानसभा कानून बना सकती है, या कह सकते हैं राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। साधारण विधेयक जो रहते हैं वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त होगी। ठीक है, साधारण विधेयक कहाँ कहाँ पेश हो सकते हैं? दोनों सदनों में, दोनों सदनों में पेश किए जा सकते हैं साधारण विधेयक। लेकिन अंतिम रूप से निर्णय करने की शक्ति, अंतिम रूप से निर्णय करने का अधिकार किसके पास रहेगा? अंतिम रूप से निर्णय करने का अधिकार रहेगा किसके पास? विधानसभा के पास, या विधानमंडल कह लीजिए। ठीक है, विधानसभा या विधानमंडल के पास अंतिम रूप से निर्णय करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो यह चीज़ रहती है अपने फर्स्ट पॉइंट में। अभी चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपना वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि विधान परिषद जो है उसके पास लोकसभा और राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा होती है
तो विधान परिषद के पास राज्यसभा जैसा ही अधिकार है वित्तीय मामलों में, ठीक है। जिस प्रकार से राज्यसभा क्या कर सकती है, धन विधेयक को 14 दिन के सुझाव या उसके लिए रोक सकती है, और 14 दिन बाद में क्या हो सकता है, यानी 14 दिनों तक उसके पास रहेगा, वह पारित करके उसमें सुझाव, संशोधन के सुझाव किसको दे सकती है, लोकसभा को दे सकती है। उसी प्रकार से विधान परिषद जो है वो 14 दिनों के अंदर क्या कर सकती है, संशोधन के सुझाव देकर विधानसभा को दोबारा धन विधेयक सौंपती है। तो विधान परिषद के पास तो यही अधिकार रहता है, लेकिन विधानसभा के पास उस समय क्या क्या अधिकार रहते हैं वो इस पॉइंट में अपने चर्चा करेंगे। विधान परिषद के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, ठीक है। राज्य विधानसभा का राज्य धन संपदा पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की धन संपदा या राज्य की जो धन है वो वाली प्रक्रियाएं हैं, उनका सारा अधिकार किसके पास है या सारा का सारा नियंत्रण किसके पास है, तो आंसर इज राज्य विधानसभा, स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके पास सारे राइट्स रहेंगे इसको कंट्रोल करने के, इसको लागू करने के लिए, जो भी है एक्सेट्रा, ठीक है। तो यह थी फर्स्ट थिंग इसकी पॉइंट की। सेकंड थिंग के बारे में देखिए कि आय व्यय का वार्षिक लेखा बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है, ठीक है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कहाँ पेश होगा, विधानसभा में। और जब विधानसभा इसको क्या कर देगी, पास कर देगी, जब विधानसभा क्या कर देगी, स्वीकृत होकर देगी, ठीक है। विधानसभा द्वारा स्वीकृत होने पर ही कोई वित्तीय कार्य सरकार द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो विधानसभा में क्या पेश होगा, बजट पेश होगा। यानी बजट का मतलब क्या है, यहाँ वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा। वार्षिक आय व्यय का जो ब्यौरा है या बजट है वो विधानसभा में वित्त मंत्री पेश करता है। विधानसभा से जब ये स्वीकृत होकर लिया जाता है तो उसके बाद किसके पास, विधान परिषद के पास भेजा जा सकता है। विधान परिषद इसको 14 दिनों तक रोक सकती है और संशोधन के सुझाव मात्र दे सकती है। और अगर वह 14 दिनों में ऐसा कुछ नहीं करती है तो यह विधानसभा में जैसा पारित हुआ था, जैसा पास हुआ था, वैसा का वैसा लागू हो जाता है। और उसके बाद ही क्या है, विधानसभा द्वारा स्वीकृत होने के बाद ही सरकार क्या है, कोई भी वित्तीय कार्य कर सकती है। अन्यथा यहाँ से जब तक स्वीकृत नहीं होगा तब तक कोई भी वित्तीय कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यह था हमारा इसके प्रति। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है इसके अंतर्गत वह रहती है कि विधानमंडल में से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। संचित निधि हेतु, निधि का मतलब क्या होता है, एक चीज़ तो बता दूं, निधि का मतलब जो है वह धन ही होता है या धन संपदा ही होता है, ठीक है। संचित मतलब इकट्ठी की हुई, संचित यानी एकत्रित की हुई, एकत्रित की हुई जो मतलब राज्य के पास जितना धन इकट्ठा हुआ है वह तभी यूज में लिया जा सकता है जब विनियोग विधेयक पास, विनियोग विधेयक यानी जो विधेयक है जो पेश किया गया था, बजट पेश किया गया था, वो बजट अगर स्वीकृत हो जाता है तभी उसके बाद, जैसा कि मैंने लिखा था, उसके बाद ही सरकार क्या कर सकती है, उसके प्रति वित्तीय कार्य कोई कर सकती है या संचित निधि यानी जो धन किया गया इकट्ठा उसका यूज कर सकती है सरकार।
ठीक है, उससे पहले नहीं कर सकती है। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वित्तीय शक्तियों के बाद हमारा पॉइंट आता है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्तियों की चर्चा करते हैं अपने। तो जो संविधान द्वारा राज्य के क्षेत्र में संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपने नीति और जो नीति रहती है और कार्य रहते हैं, कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतः विधानसभा के प्रति मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में पूछे गए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। प्रशासनिक शक्तियों में क्या है, एक तो प्रश्न किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल से, ठीक है, मंत्रिमंडल से उनके संबंधित विभाग के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा सेकंड थिंग क्या कर सकती है विधानसभा, निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास कर सकती है। निंदा आलोचना का प्रस्ताव पेश कर सकती है। या फिर स्टे ऑर्डर यानी कार्य या काम रोको प्रस्ताव भी ला सकती है। ठीक है, यह चीज़ें रहती हैं इसके अंतर्गत। संविधान में संशोधन की शक्ति, या फिर इसके अलावा क्या कर सकती है कि जो इन सब के अतिरिक्त विधानसभा में के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद से त्याग करना होगा। इन सबसे इम्पोर्टेंट जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिमंडल को उनके पद से हटा सकती है। ठीक है, तो यह सब चीज़ें रहती हैं। इसके बाद है अपना शक्ति संख्या 4, संविधान में संशोधन की शक्ति।
संविधान में संशोधन की शक्ति हमारे संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनके संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो जो मतलब बहुत से ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए क्या करना होता है, बहुत से राज्य की विधानमंडलों से भी क्या है पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। यानी राज्य जो संशोधन है, संविधान के कुछ ऐसे विषय रहते हैं जिनमें बदलाव करना या संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो जो मुश्किल वाली कड़ी होती है उसमें क्या रहता है कि जो संसद है उसको विभिन्न राज्य के विधानमंडलों द्वारा भी बहुमत प्राप्त करना होता है, जैसा बदलाव करना चाहती है वो वैसा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, राज्य के विधानमंडल जो है, राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल को केवल असमर्थन या अस्वीकृति देने का अधिकार है। यानी जो प्रस्ताव किसी भी राज्य के पास भेजा जाता है उस प्रस्ताव पर क्या है, या तो उस राज्य की विधानमंडल अस्वीकृति दे सकती है या असमर्थन दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता है। यानी सिर्फ असमर्थन या अस्वीकृति मात्र दे सकती है। इसके अलावा उसके बदलाव में कोई भी हस्तक्षेप जो है वो राज्य विधानमंडल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो संविधान में बदलाव हेतु तो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप कर सकती है। या तो वह असमर्थन कर सकती है या अस्वीकृति दे सकती है। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं अपने कि वह उसको या तो स्वीकृत कर सकती है, समर्थन दे सकती है और अस्वीकृत भी कर सकती है। ठीक है, या तो समर्थन दे सकती है या फिर अस्वीकृत कर ले। ठीक है, दो ये चार ऑप्शन होते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, राज्य विधानमंडल क्या एक प्रकार से वोटिंग कर रहा होता है। उसके लिए अलग अलग राज्य क्या कर रहे होते हैं, उस संशोधन के लिए वोटिंग कर रहे हैं। जैसे ये कहता है कि हाँ होना चाहिए बदलाव, ये होना चाहिए बदलाव, और दो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो ये इनकी मर्जी है अस्वीकृत करना या समर्थन देना। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हस्तक्षेप कर सकते हैं संशोधन में बदलाव करते समय। संविधान के संशोधन में बदलाव करने का अधिकार मात्र और मात्र भारत की संसद को है और किसी को नहीं है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है, निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधित शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति के अंतर्गत देखिए, एक तो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के समय ये निर्वाचन करते समय क्या है, यह अपना अनुदान देते हैं, या मतलब कह सकते हैं मतदान करने का अधिकार इनको रहता है। और दूसरा, जब विधानसभा जो है वो विधान परिषद के लिए चुनाव कर रही होती है तब भी इनके पास थोड़ा अधिकार रहता है निर्वाचन का। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यह प्रोसीजर रहता है। इसको मैं अपने रिपीट करते हैं। लास्ट पॉइंट जो है उसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसा कि आपने पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस समय क्या करते हैं, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके द्वारा क्या है, सभी राज्यों विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो सभी राज्यों के विधानमंडल कौन कौन है, लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, विधानमंडल, कहा कि सभी राज्यों की
सभी राज्यों की विधानमंडल, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा था कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन भी जो होता है उसके लिए भी क्या है, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो उसके लिए निर्वाचित होते हैं, उसके लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट था। अभी इन सभी जो 5 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनको समझेंगे अपने आराम से। फर्स्ट पॉइंट था विधायी शक्तियाँ। ठीक है, विधायी शक्तियों के लिए अंतर्गत था कि कानूनन कैसी शक्तियाँ प्राप्त है या कानून बनाने के लिए किस प्रकार के कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभा को अधिकार दिए गए हैं। तो जो राज्य विधानमंडल है वह राज्य सूची और समवर्ती सूची, कौन कौन सी है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन दोनों के विषय जो रहेंगे, कोई भी विषय है इन दोनों के अंतर्गत, इन दोनों सूचियों के अंतर्गत उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य विधानमंडल या विधानसभा को रहेगा। ठीक है, अब जो कि मैंने बताया था कि अंतिम शक्ति किसको प्रदान की गई है, इस मामले में अंतिम शक्ति संसद को प्रदान की गई है, क्योंकि एक तो क्या है, संसद का जो दूसरा सदन है राज्यसभा, वह क्या कर सकता है, राज्य सूची के किसी भी विषय को क्या कर सकता है, संघीय सूची का विषय बना सकता है। इसके अलावा वह क्या कर सकता है, जो संसद है वह क्या कर सकती है, अगर समवर्ती सूची का कोई विषय है और उस पर किसी राज्य ने क्या बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है, और संसद भी उसी विषय पर कानून बनाती है और आपस में क्या हो जाता है, कोई मतभेद हो जाता है, यानी संविधान संबंधी कुछ अड़चनें आती हैं, तो उसमें जो कानून मान्य होगा वह किसके द्वारा बनाया हुआ मान्य होगा, संसद के द्वारा बनाया हुआ मान्य होगा, न कि उसे राज्य के द्वारा बनाया हुआ। तीसरी बात, समवर्ती सूची या राज्य सूची का कोई भी विषय का कोई भी कानून अगर कोई राज्य विधानमंडल बनाती है तो उसी राज्य की विधानमंडल उसी राज्य पर वह लागू होगा, अन्य किसी राज्य पर वह लागू नहीं होगा। तो यह था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा इसमें क्या है, जो साधारण विधेयक है वो सारे के सारे कहाँ पेश किए जा सकते हैं, विधानमंडल या व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन उसके संबंध में अंतिम शक्ति किसके पास रहेगी, विधानसभा के पास रहेगी। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से जो विधानसभा है वह इन सभी मामलों में या विधायी मामलों में क्या है, ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा शक्तिशाली है विधान परिषद से। सेकंड है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों के बारे में जैसा कि बताया था कि सारी वित्तीय शक्तियाँ जो है वो विधानसभा के पास रहती है। विधानसभा में क्या है, वित्त मंत्री जो रहता है राज्य का, वह आय और व्यय का ब्यौरा यानी बजट तैयार करता है, और वह बजट जब विधानसभा के द्वारा पास कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद विधान परिषद के द्वारा जब वह पास हो जाता है 14 दिनों के अंतर्गत संशोधन करने की सुझाव दे सकते हैं। लेकिन वैसे क्या है, विधानसभा वाला ही मान्य रहता है। तो विधानसभा से जब पास हो जाता है तभी वहाँ की सरकार क्या कर सकती है, कोई भी वित्तीय कार्य है या किसी भी प्रकार का वित्तीय कार्य वह कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो थी वह ये थी कि हाँ, जो वित्तीय कार्य है वो तभी किया जा सकता है उस राज्य की सरकार के द्वारा जब वो जो बजट है वो पास हो चुका है किसके द्वारा, वहाँ की विधानमंडल के द्वारा। थर्ड जो है वो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। प्रशासनिक शक्तियों के बारे में हमने 3 शक्तियाँ मिलती हैं। एक तो शक्ति मिलती है कि मंत्रिमंडल के और उनके संबंधित विभाग से क्या है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन पूछ सकता है, विधानसभा पूछ सकती है, और विधान परिषद भी पूछ सकती है। यह का जो अधिकार है वो दोनों के पास है। निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पेश कर सकती है, यह भी दोनों के पास अधिकार रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिमंडल को उसके पद से हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या किया जाता है, जो मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद क्या हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, और विधानसभा भंग होने के कारण वहाँ का मंत्रिमंडल भी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, जिसके कारण वह क्या हो सकते हैं, पद से हट सकते हैं। तो यानी प्रशासनिक शक्तियों में विधानसभा के पास क्या अधिकार रहता है कि वह चुने गए नेता के खिलाफ क्या ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर मंत्रिमंडल को उसके पद से हटा सकती है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट यही है प्रशासनिक शक्तियों में जो अधिकार रहता है। इसके बाद चलते हैं अपने संविधान के संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए, संविधान के संशोधन की जो सारी शक्तियां हैं वो किसके पास है, संसद के पास है। संसद के अलावा किसी भी राज्य की कोई भी विधानमंडल कानून में या संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है। तो
अब जब बदलाव कोई भी विधानमंडल नहीं कर सकती है तो विधानमंडल के पास क्या अधिकार है, संशोधन के अधिकार के अंतर्गत, तो वह सिर्फ इतना कर सकती है, यानी जो कुछ विषय होते हैं संशोधन के, अगर संसद चाहे उनमें बदलाव करना तो क्या है, उसके लिए कुछ सभी राज्यों की क्या चाहिए होते हैं, मतदान करने होता है कि वह उसके समर्थन में है बदलाव के या फिर नहीं है। तो राज्य विधानमंडल के पास सिर्फ समर्थन या अस्वीकृति देने का ही अधिकार मात्र रहता है। यह रहता है किसमें, चौथे में संविधान के संशोधन में। फिफ्थ है निर्वाचन संबंधी अधिकार, जिसको अभी बताया था मैंने कि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति या राज्यसभा के चुनाव में